वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स कंपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। हर टेस्टिस के अंदर करीबन 750 से 1000 तक या 750 से 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक प्रेजेंट होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इस तरह से उसका TS काटूं तो मुझे बहुत सारे ऐसी सेल्स दिखाई देंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जैसे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो लेयर्स या कह सकते हैं कि दो लेयर्स की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका प्रोप्रिया, outer layer known as the tunica propria, whereas the inner layer is known as the germinal epithelium. Germinal epithelium. यहाँ पर ट्यूनिका प्रोप्रिया आउटर लेयर है, तो इसको मैं अगर अपन ऐसा बनाए कि ये ट्यूनिका प्रोप्रिया है और ट्यूनिका प्रोप्रिया, इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया, और इनर साइड की जो लेयर है उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वो कैसी होती है? क्यूबॉइडल शेप, इसीलिए इसे हम पूरा नाम क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये क्यूबॉइडल सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। ये मैंने यहां पर इस तरह से कुछ ये यहां पर क्यूबॉइडल सेल्स बना दी हैं। यहां पर क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में कुछ कॉलमनर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी कॉलमनर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और उन कॉलमनर सेल्स को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन नरिशमेंट से रिलेटेड है। जब तक स्पर्म रेडी टू फ्लाई नहीं हो जाते तब तक उनका जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है। ये जैसे मैं ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहेगा वो, और वो कंटिन्यू नरिशमेंट लेते रहते हैं। अब यहाँ पर सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन नरिशमेंट से रिलेटेड है और इन्हें सस्टेंटिकुलर या सबटेंटिकुलर या नर्स सेल भी कहा जाता है। सस्टेंटिकुलर, सबटेंटिकुलर एंड नर्स सेल भी कहा जाता है। जो आपका सर्टोली सेल्स हैं, इट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स। सर्टोली सेल्स केवल और केवल किसका कैरेक्टर्स है? मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां पर स्पेसिफिक कुछ दूसरे टाइप की सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिन्हें लेडिक सेल्स कहा जाता है। ये आपका कौन सी है? लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल्स क्या रिलीज करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन है, मेल हार्मोन है। यहां पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उनके अंदर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? स्पर्मेटोजेनिक। और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मेनली पार्टिसिपेट करती हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। अब यहां पर सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? स्पर्म को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन देना, जिसके दूसरे नाम से भी नेम भी हमने बता दिए हैं, सस्टेंटिकुलर, सबटेंटिकुलर, नर्व सेल्स, हिंदी में आप पोषक कोशिका भी कह सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रिशन के देने के अलावा
सर्टोली सेल्स के जो अदर फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। इसको लेडिक सेल्स यहाँ पर मैं कर देती हूँ तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेडिक सेल्स, यहाँ जो आपका सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स के अदर फंक्शंस, सबसे पहले सर्टोली सेल्स कह सकते हैं भक्षण या फैगोसाइटिक करती हैं जो स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो डेड स्पर्म सेल्स degenerated by Sertoli cells. Sertoli cells उन डीजेनरेटेड स्पर्म को खत्म करने का, डीजेनरेटेड स्पर्म्स को खत्म करने का काम करती हैं, उनको हटाती हैं ताकि साफ सफाई हो जाए। दूसरा, दे रिलीज द टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं। अब यहाँ देखिए टेस्टोस्टेरोन को लेडिक सेल्स भी रिलीज कर रही हैं। अभी हमने कहा कि ये लेडिक सेल्स जो है आपका क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ आपके ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो भी रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर 2 लेयर्स स्ट्रक्चर है, आउटर आपका ट्यूनिका प्रोप्रिया, इनर जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम मेन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से और फाइनली स्पर्म का प्रोडक्शन प्रोसीड करती हैं। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जर्मिनल एपिथेलियम। इसका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप होता है, इसीलिए इसे क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। यहाँ पर सर्टोली सेल्स जो मेन नरिशमेंट सेल्स है उन्हें नर्व सेल्स, सस्टेंटिकुलर या सब टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद जो सर्टोली सेल्स हैं वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अदर फंक्शन, इसके अलावा यहाँ पर ये बीच बीच में लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। दे आर ऑल्सो सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद सर्टोली सेल्स के दूसरे फंक्शंस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना और डेड स्पर्म्स को डीजेनरेट करना, खत्म करना। नाउ वी स्टार्ट द एसेसरी ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन को हम समझ लेते हैं कि उनके अंदर क्या क्या ऐसा मेन सिक्रीशन किया जाता है जिससे वो स्पर्म को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं या कहीं ना कहीं उसको एनर्जी देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में फर्स्ट ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, जिसकी ओपनिंग का जो डक्ट था वो याद करिए इजैकुलेटरी डक्ट था। यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल 1 पेयर होती है और उसे हम दूसरा टर्म यूट्रस मस्कुलिनस भी कहते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य कह सकते हैं कि जितना भी आपका ग्लैंड का सिक्रेशन है वो एल्कलाइन है। पीएच का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सेमिनल वेसाइकल का पीएच 7.3 है। यहाँ पर हर ग्लैंड का सिक्रीशन के अंदर क्या क्या कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, सिट्रेट, इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि स्पर्म को फ्यूल प्रोवाइड करता है ताकि वो फीमेल पार्ट तक जा सके। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी बॉडी में फ्रक्टोज और कहीं नहीं मिलता, या ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रक्टोज कहीं और नहीं मिलता। तो जब भी कोई गर्ल ये ब्लेम करती है कि शी वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड, तो वहाँ पर उसके मतलब फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन का टेस्ट लगाने के लिए किसका टेस्ट लगाया जाता है, फ्रक्टोज का। क्यों? क्योंकि अगर फ्रक्टोज का टेस्ट पॉजिटिव है दैट मीन्स कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कांटेक्ट हुआ है। तो यहाँ फ्यूल जो है, फ्यूल कौन प्रोवाइड करता है, फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन पीएच है, इसका पीएच कितना होता है, 7.3। इसके बाद यहाँ पर इनके कंटेंट को याद रखने के लिए मैंने ऐसे ही एक जनरल फंडा बनाया है, आपको ठीक लगे तो आप याद कर सकते हैं। सिट्रेट फॉर सी, इनोसिटोल फॉर आई, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर पी, पी फॉर प्रोटीन, फाइब्रिनोजन एफ एंड फ्रक्टोज। सिप, पीओ फटाफट, सिप, CIP सिप, पीओ फटाफट। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं सिप, पीओ फटाफट। सेकेंड इज
प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका नंबर होता है 1, उसको जो लोब्स होते हैं वो 5 लोब्स होते हैं। इसके अंदर जो पीएच है वो 7.2 होगा। फ्लूइड कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। इसके जो मेन काम है इस फ्लूइड का वो स्पर्म एक्टिवेशन का काम होता है। यहाँ पर इसके अंदर जो जो कंटेंट है वो कौन कौन से हैं? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, फॉस्फेट, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड एंड क्लोटिंग एंजाइम। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, फॉस्फेट, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड एंड क्लोटिंग एंजाइम। तो यहां पर इसका एक फंडा बना सकते हैं, P फॉर प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, फॉस्फेट, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड, क्लोटिंग एंजाइम। इसमें पानी पियो, सिप सिप सिप, पानी पियो, सिप सिप सिप। यहां पर सिप पियो फटाफट, यहां पर पानी पियो, सिप सिप सिप, ये आप कर सकते हैं। थर्ड इज द काउपर्स ग्लैंड, जिसका नंबर होता है 1 पेयर यानी नंबर 2। यहां पर इसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को खत्म करता है और पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट हो सके। यहाँ पर ये एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन। सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलके सीमन को कोएगुलेट करके रखता है। इसका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पानी पियो, सिप सिप सिप, ये इसका कंसेप्ट हो गया। तो सेमिनल वेसाइकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो मिलके सीमन को कोएगुलेट करके रखता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि सीमन अभी मतलब कि वहां पर स्पर्म की एनर्जी को कंजर्व किया जा रहा है, अभी वेस्टेज नहीं किया जा रहा है, तो उसको मिला के कोएगुलेट कर दिया जाता है। वहां पर स्पर्म रुका हुआ है, जैसे ही वहां पर स्पर्म को मोटिलिटी चाहिए तो जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है फाइब्रिनोजन की प्रेजेंट में, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन फाइब्रिनोजन की प्रेजेंट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिनोलाइसिन में। फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होके इस सीमन को लिक्विफाई कर देता है। तो ये समझ में आया आपको? सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलकर सीमन को कोएगुलेट कर देते हैं। सीमन को कोएगुलेट करने के पीछे स्पर्म की एनर्जी कंजर्व करने का टारगेट है। यहां पर जब मोटिलिटी प्रोवाइड करनी है तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन फाइब्रिनोजन की प्रेजेंट में प्रॉपर फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होता है और वो वहां पर सीमन को लिक्विफाई कर देता है, जिससे अब स्पर्म मोटिलिटी में आ जाते हैं। यहां पर हम सीमन का कंटेंट भी समझ लेते हैं। सीमन पर कोइटस के अंदर, सीमन का पर कोइटस के अंदर जो इजैकुलेशन होता है वो 3 to 4 ml इजैकुलेशन होता है सीमन का। पर ml के अंदर, पर ml सीमन के अंदर करीबन 20 to 120 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 20 to 120 मिलियन ऑफ स्पर्म्स पर ml सीमन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि टोटल सीमन में, मतलब एक इजैकुलेशन में 200 to 300 ml, 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं पर सीमन में। यानी कि पर इजैकुलेशन में आप देखो, यहां पर एक बार और समझ लो, सीमन 3 to 4 ml आपका पर इजैकुलेशन पर कोइटस में रिलीज होता है। 1 ml में करीबन 20 to 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। यहां पर तो यहां पर 3 to 4 ml में कितने हुए? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अगर स्पर्म में से 60% प्रॉपर शेप में है, 60% शुड बी इन द प्रॉपर शेप, तब जाके फर्टिलाइजेशन
पॉसिबल होता है, यानी कि 200 to 300 में से 60% मस्ट बी इन द प्रॉपर शेप। अब 60% में से भी जो 40% है, 60% में से भी जो 40% है मस्ट हैव द वाइग्रस मोबिलिटी। वाइग्रस मोबिलिटी मतलब कि उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मोबिलिटी होनी चाहिए। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% प्रॉपर शेप में और उसके बाद जो 40% है वो वाइग्रस मोबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। अब सपोज दैट यहां पर अगर स्पर्म काउंट गड़बड़ा रहा है, स्पर्म काउंट अगर लेस देन, स्पर्म काउंट अगर लेस देन 20 मिलियन है तो वो टर्म आपका क्या कहलाएगी? ओलिगोस्पर्मिया। वो आपको क्या कहलाएगा? ओलिगोस्पर्मिया। अगर यहां पर 20 मिलियन से कम है तो ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म बिल्कुल नेग्लिजिबल है, स्पर्म नेग्लिजिबल है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी एजोस्पर्मिया। मतलब स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं या बन रहे हैं तो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो उस केस में फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो हमने आपको बता दिया कि करीबन इतना अमाउंट होना चाहिए और इसमें से भी 60% प्रॉपर शेप में और 60 से भी मे बी 40% जो होता है आपके वाइग्रस मोबिलिटी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ ये जो पूरा हमने किया है पूरा नीड बेसिस पे किया है, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।